कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल जहाज की। रोने का भगीरथ प्रयास था। और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1947 में भारत की लगभग 48% जमीन कानूनी रूप से ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थी ही नहीं। वो सीधे तौर पर इन अलग अलग रियासतों के अधीन थी। इसका मतलब है कि देश की लगभग आधी जमीन को एक साथ लाने की चुनौती। अगर ये रियासतें अलग रहने का फैसला कर लेती तो सोचिए, भारत का नक्शा आज एक छलनी की तरह दिखाई देता जिसमें अनगिनत छेद होते। अब जाहिर है हर रियासत की अपनी एक अलग ही कहानी थी। कुछ पजल के टुकड़े आसानी से फिट नहीं हो रहे थे। उदाहरण के लिए दक्षिण में त्रावणकोर को ही ले लीजिए। उनके पास मोनोजाइट नाम का एक बेहद कीमती खनिज था और कथित तौर पर उन्होंने ब्रिटेन के साथ एक गुप्त समझौता भी कर रखा था। उधर जोधपुर के युवा राजा का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, क्योंकि उन्हें कराची बंदरगाह तक पहुंच और एक ब्लैंक चेक ऑफर किया गया था। और फिर भोपाल की स्थिति भी काफी पेचीदा थी, जहां मुस्लिम शासक बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर राज कर रहे थे और एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इस महापजल को सुलझाया कैसे गया। खैर, सरदार पटेल ने एक बेहतरीन इंटीग्रेशन टूलकिट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने राजाओं के भीतर देशभक्ति और राष्ट्रवादी भावनाएं जगाईं। फिर उन्होंने प्रिवी पर्स यानी एक तरह की वित्तीय गारंटी का ऑफर दिया, ताकि शाही परिवारों को एक निश्चित आय मिलती रहे। और तीसरी चीज, उन्होंने स्थानीय जरूरतों को समझा, जैसे जोधपुर को अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति और रेलवे लाइन का आश्वासन देना। कूटनीति और सूझबूझ के इस सटीक मिश्रण से ज्यादातर टुकड़े अपनी जगह पर आसानी से बैठ गए। लेकिन कुछ टुकड़े सच में बहुत जिद्दी थे। आइए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद बनाम जूनागढ़, यानी उन सबसे मुश्किल टुकड़ों को फिक्स करना। ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन ये दो ऐसे टुकड़े थे जो जहाज के ढांचे में आसानी से फिट होने को तैयार नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मामलों में एक बड़ी समानता थी। दोनों ही जगह बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी और शासक मुस्लिम थे, लेकिन दोनों का समाधान बिल्कुल अलग अलग तरीके से हुआ।
की खोज। देखिए, उस वक्त दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दो गुटों में बंट चुकी थी। इस नए भारतीय जहाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन दोनों महाशक्तियों के टकराव से खुद को बचाना। और यही जन्म होता है इतिहास की किताबों के एक बहुत ही अहम शब्द का, गुट निरपेक्ष आंदोलन या नैम। ये एक ऐसी नीति थी जिसमें भारत ने अपनी आज़ादी और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए किसी भी शीत युद्ध वाले गुट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। शांति, निरस्त्रीकरण और औपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज उठाते हुए ये एक बेहद आदर्शवादी नजरिया था, जहां भारत कमजोर देशों की आवाज बन रहा था। लेकिन कूटनीति कोई रुकी हुई नदी नहीं है, ये समय के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। 1947 से 1964 तक भारत पूरी तरह से आदर्शवाद और गुट निरपेक्षता पर चला। फिर 1964 से 1991 के बीच फोकस शिफ्ट हुआ सुरक्षा और यथार्थवाद यानी रियलिज्म पर। 90s के दशक में आर्थिक कूटनीति का दौर आया और साल 2000 से लेकर आज तक हम मल्टी अलाइनमेंट यानी बहु संरेखन के युग में हैं। मतलब जहाज के कप्तान लगातार मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदल रहे थे। तो आदर्शवाद से इस यथार्थवाद की तरफ रुख क्यों किया गया? दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध ने कहीं न कहीं आदर्शवाद की सीमाओं को सबके सामने ला दिया था। देश को समझ आ गया था कि एक मजबूत सुरक्षा नीति बहुत जरूरी है। इसी के चलते 1971 में भारत ने सुरक्षा के लिए सोवियत संघ के साथ एक रणनीतिक संधि की और फिर 1974 में पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ, उसने पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि भारत की कूटनीति अब तकनीक और सैन्य शक्ति पर भी आधारित होगी। समय के साथ हवाएं फिर बदली। आइए आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, कूटनीति की बदलती हवाएं, नैम से लेकर आज के मल्टी अलाइनमेंट तक। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और एक बड़ा आर्थिक संकट भी सामने आया। पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे थे और यहीं पर एक नया और बेहद अहम सिद्धांत सामने आता है, रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है अपने देश के हितों के हिसाब से दुनिया की अलग अलग महाशक्तियों के साथ जुड़ना, लेकिन किसी के साथ भी बंधकर कोई एक्सक्लूसिव सैन्य गठबंधन न बनाना। इसे आप पुरानी गुट निरपेक्षता का ही एक एकदम नया और अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं। अब जमीन पर यह काम कैसे करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इसे दोहरा संतुलन या ड्यूल बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। एक तरफ ध्यान दें तो भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड का हिस्सा है, जहां फोकस सुरक्षा और तकनीक पर है। वहीं ठीक उसी समय अपनी पुरानी रक्षा साझेदारियों को निभाते हुए भारत ने 2018 में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदा। यानी एक साथ अलग अलग शक्तियों के साथ संतुलन बनाना है ना कमाल की बात। लेकिन ध्यान रखिए, आज का ये समंदर पहले से कहीं ज्यादा उफान पर है। हमारे स्रोतों के मुताबिक आज की दुनिया में नियम आधारित वैश्वीकरण की जगह अब एक तरह का भू राजनीतिक बिखराव ले रहा है। सप्लाई चेन्स को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ बाहरी नहीं, घरेलू चुनौतियां भी हैं, जैसे नौकरशाही की सुस्ती या फिर ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स की भारी लागत जो देश के विकास पर किसी इनडायरेक्ट टैक्स की तरह काम करती है। इस जहाज को अब इन नए और खतरनाक तूफानों के बीच से रास्ता निकालना है। तो इस नए तूफान से निपटने का मास्टर प्लान क्या है? प्लान है विश्व राजनीति का तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल बनना। इसके लिए मुख्य रूप से 3 कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, G20 जैसे मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। दूसरा, बड़े मंचों की बजाय क्वाड या इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे छोटे और विशिष्ट समूहों पर ध्यान देना। और सबसे अहम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI जैसी नई तकनीकों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। लक्ष्य सिर्फ संतुलन बनाना नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और मजबूत ध्रुव के रूप में उभरना है। 1947 के उन 500 से ज्यादा बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक जहाज बनाने से लेकर आज की इस बेहद उलझी हुई वैश्विक राजनीति तक सफर वाकई शानदार रहा है। लेकिन ये सब जानने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। आज की इस तेजी से बढ़ती और बदलती दुनिया में, जहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या पूर्ण रूप से रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करना सच में मुमकिन है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।